तो लेट्स सी बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 6। इन दिस लेक्चर वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्क। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टॉर्क और व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। पहले हमें दो चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। हमने 4 से 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 6 के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। माने एक एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन, किसका, टॉर्क का एक्सप्रेशन का, कौन से टर्म्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो, मतलब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन है, टॉर्क का रिलेशन है। यस और नो, कोई बात नहीं। आगे अब ये टॉर्क क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टॉर्क। उसके पहले हम कुछ जान लेंगे कि आपको लीनियर मोशन पता है बराबर। क्या लीनियर मोशन में अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, यस और नो। फोर्स माने क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये दिख रहा होगा आपको तो लेट्स सी, अगर मैं बोलूँ ये अपना ब्लॉक है 2 kg का, क्या है ब्लॉक, 2 kg के ब्लॉक को मुझे यहाँ से लेके डिस्प्लेस करना है। क्या करना है, डिस्प्लेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। मतलब वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो जो ब्लॉक है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या होगा, डिस्प्लेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने फोर्स अप्लाई किया और जो पार्टिकल है वो क्या हुआ, डिस्प्लेस। सेम कंसेप्ट, क्या यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म हुआ, नहीं, तो कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। अगर मेरे फोर्स अप्लाई करने के वजह से सेंटर के ऊपर अगर एंगल फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एंगल। जैसे कि हमारे घर में नल होता है, यस और नो, नल लाइक दैट। तो नल को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं बराबर। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो सेंटर के ऊपर क्या फॉर्म होता है, एंगल। क्या फॉर्म होता है, एंगल। मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फॉर्म होता है एंगल सेंटर के ऊपर, तो वो क्या होता है, टॉर्क। इन शॉर्ट रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर का फोर्स माने टॉर्क। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम टॉर्क बोलते हैं। लीनियर मोशन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम फोर्स बोलते हैं। न्यूटन साहब ने निकाला था ये, नो, तो टॉर्क समझ में आ गया। तो जो टॉर्क की बात मैं कर रहा हूँ, उस टॉर्क का हमें क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन। वो भी कौन से टर्म में फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। कौन से टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर टॉर्क यहाँ पर क्यों आया, भाई सुन लो, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या कर रही है, एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो रही है, घूम रही है। क्या हो रही है, घूम रही है। मतलब क्या फॉर्म होता है, एंगल। क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल। अगर कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं एक एक्सिस के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। और मैंने अभी बताया ऐसा फोर्स जो एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होता और वो क्या फॉर्म करता, सर्कुलर मोशन, या फिर वो क्या फॉर्म करता, एंगल। क्या फॉर्म करता, एंगल। तो वो फोर्स कौन सा होता है, टॉर्क। दैट्स व्हाई अपन टॉर्क सीख रहे। चलो देख लेंगे थोड़ा फिगर की तरफ। क्या है फिगर, एक रेडियस, सॉरी एक रिजिड बॉडी दिखी। क्या दिखी अपने को, एक रिजिड बॉडी। देखिए क्या फील हुआ कि भाई रिजिड बॉडी है, उसके अंदर एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कुछ नई बात नहीं है, बहुत बार ये कंप्लीट कर दिया, बहुत बार सीख लिया, कुछ नई बात नहीं है। उसमें से एक एक्सिस पास हुई जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रही है। क्या हो रही है, घूम रही है, घूमते ही जा रही है, घूम रही है। ओके, आगे समझ में आया। उसके अंदर और क्या दिखा हमें, एक M1 M2 M3 नामक कुछ चीज दिखे जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स। और M इज व्हाट, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स। मतलब M1 इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, M2 इज मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। इस सब मैंने पहले बहुत सारे लेक्चर में बताया, पहली बार डायग्राम नहीं देख रहे हम। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिखा ना मैंने अभी, जो आपको बताया मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग करके, वही हमने लिखा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके। आप थोड़ा सा इंग्लिश यूज करके आप ये अच्छे से लिख सकते हो, आपको फील होगा, देख लो बोर्ड के अंदर बहुत काम आता है। कंसीडर रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कीजिए, किया, ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। उसको मास m, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी है तो उसको मास होगा m, विच इज रोटेटिंग, मास m यहाँ तक होगा, विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। क्या हो रही है, रोटेट, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है। और ऑब्वियसली अगर उसको एंगुलर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। एंगुलर
सर्कुलर, यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया, जो बताया वही लिख लिया। रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑब्वियसली एक रिजिड बॉडी उसमें कितने से एक पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हैविंग मास, उसको मास भी होगा m1 m2 अप टू m1, ये सॉल्व किया काइनेटिक वाले में, यस और नो। एंगुलर मोमेंटम में भी सॉल्व किया, कुछ नई बात नहीं है। ऑल्सो हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑल्सो हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने क्या, उस पार्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर है उसको दोनों के बीच में का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम किसी डिनोट किया हमने r1 r2 अप टू rn। हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं, एज बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन, एज बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन, यस और नो, आवर बॉडी परफॉर्म विच मोशन, रोटेशनल मोशन, एंड पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच मोशन, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छे से देखिए, ये जो दिखा आपको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, उसे एक बार फिर पढ़ते, एज बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन एंड पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो इसका एग्जाम्पल बताता, इसको देखो, ये जो हमारा क्या है, पेन है, बराबर, ये पेन क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन, क्या परफॉर्म कर रहा, रोटेशनल मोशन। बट इस पेन के ऊपर जो एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये उसका जो एक लेंथ है, छोटी लेंथ है एल, उसको हम कंसीडर करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि वो जो लेंथ है या फिर छोटी जो पट्टी है वो क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। देखो बराबर घूमते हुए, देखो उसको, समझ में आया। पेन अपना ऐसा है, ये ना, ये तो ऐसा ऐसा घूम रही है रोटेट होने के बाद, मतलब जो ये पार्टिकल है, जैसे सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगती है, जो पार्टिकल्स है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, बट बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन। दैट्स व्हाई व्हाट, सो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पूरे बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट जो पार्टिकल उसके ऊपर अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर थमे हुए हैं, उनका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो उनका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट। बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, a is equals to r into alpha, it is what, relation, between लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। याद आया, सिखाया था पहले लेक्चर, सेकंड लेक्चर में रिलेशन ये साइड में लिख के दिए थे, उसमें का एक थर्ड वाला रिलेशन है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो आपने दिल से भी लिख सकते थे, पर दिखने में बहुत बड़ा दिखता है और बहुत मुश्किल दिखता है, बट वेरी इजी, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके जो दिखा हमने वो लिख लिया। आगे यहाँ तक आपको समझ में आया, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट, हर एक पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ठीक है, अलग अलग होता है तो उसका फॉर्मूला ये है। अब मुझे अगर पहले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, a1 इज इक्वल्स टू r1 अल्फा, a1 इज इक्वल्स टू r1 अल्फा। a1 क्यों लिया, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, r1 क्यों लिया, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस। बट सर अल्फा का 1 क्यों नहीं लिया, अरे भाई मैंने अभी बताया अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ रोड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अल्फा कांस्टेंट इसलिए वो लिया, क्या नहीं। ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए, ये हो गया सेकंड वाले के लिए, 2 अप टू n मतलब क्या, nth टर्म, जितने भी अपन पार्टिकल्स कंसीडर करने वाले हैं वो टर्म्स। क्या आपको एक्सेलरेशन समझ में आया, कोई शक वाली बात नहीं है। आगे F, now we know what we know, second law of Newton's of motion, second law of motion derived by Newton। न्यूटन ने जो सेकंड लॉ बताया था मोशन का, हमें क्या बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मा m इनटू a। कोई शक वाली बात नहीं है। क्या ये फॉर्मूला आपको पता था, हाँ सर पता था, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं बचपन से सीख रहे हैं। क्या आपको इसमें a दिखा, क्या हमारे पास a की वैल्यू है, चलो पुट कर दो। बट अगर मेरे को पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू m इंटू a इज नथिंग बट r इंटू अल्फा, कोई शक वाली बात नहीं है। बट ये तो हो गया फोर्स, बट मुझे पर्टिकुलर फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स फाइंड करना है, मुझे पर्टिकुलर एक फर्स्ट पॉइंट का या फिर पहले पॉइंट का फोर्स अप्लाई का फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका मास लेना होगा और उसका ही क्या लेने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले वाले के लिए पहला फोर्स m1 क्यों लेके फर्स्ट पार्टिकल का मास, a1 क्यों लेके फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन, बराबर। तो ये हो गया फोर्स F इज m1a1, F ये क्या होगा m2a2 अप टू fn समझ में आ रहा, 2 1 1 1 क्यों लिया, 2 2 2 क्यों लिया, समझ में आया। सर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं, अभी 2 मिनट पहले बताया, क्या एक्सेलरेशन डिफरेंट है, क्योंकि पार्टिकल क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, नहीं, इसलिए 1 2 3 अप टू n लिया। जहाँ पे a1 है वहाँ पे a1 के लिए पुट किया, देखो f1 एज इट इज नीचे आया, m1 भी एज इट इज नीचे आया, ये a1 की जगह पे मैंने ये पुट किया। भाई कहाँ से पुट किया सर आपने, a1 इज नथिंग बट दैट
समझ में? A1 की वैल्यू अपने पास गिवन थी, इसको देखो, दोनों को साथ में देखो, R1 अल्फा पुट किया, जैसे हमने A1 पुट किया सेम A2 पुट किया, A2 की जगह पे ये पुट किया, बराबर। अप टू AN है, AN की जगह पे हमने RN अल्फा पुट किया, क्या पुट किया? RN अल्फा, यस और नो? सॉरी, RN अल्फा बराबर A1 तो आगे इसके नीचे, सॉरी, ये F2 एज इट इज, ये M2 एज इट इज, A2 जगह पे R2 अल्फा, FN एज इट इज, MN एज इट इज, AN इक्वल टू RN अल्फा। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये लाइन भी आपको अच्छे समझ में आ गई। बस कुछ भी नहीं, गणित के साथ खेलना है, इसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है, उसकी वैल्यू अगले वैल्यू में पुट करनी है। बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, जो मुश्किल था हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, जो कंसेप्ट थी, जो इंपॉर्टेंट तो पॉइंट से जो बेसिक ज्ञान लेना जरूरी था हमने वो कंप्लीट कर दिया। उसके आगे डेरिवेशन सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, बेसिक गणित का यूज करके। चलिए यहाँ तक हो गया। बट BUT बट टॉर्क इज नथिंग बट R इंटू एफ, टॉर्क इज नथिंग बट R इंटू एफ। बट व्हाट इज R? R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड F इज व्हाट? पर्टिकुलर फोर्स। जैसे मैं बताया था L इज इक्वल्स टू R इंटू P, याद आया कुछ? पिछला डेरिवेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, वो दोनों के बीच में कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? एंगुलर मोशन के भी 3 रिलेशंस थे, ये वो रिलेशंस में दूसरा रिलेशन है, सॉरी पहला रिलेशन है, ये दूसरा है, और एक तीसरा और एक आने वाला है। तो समझ में आया आपका? जैसा ये वैसा ये। इधर देखो, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर एंगुलर है, इधर लीनियर है, बीच में रेडियस है, इधर भी एंगुलर, इधर लीनियर, बीच में रेडियस। समझ में आया? कोई शक वाली बात नहीं है। तो सेम जैसा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था या फिर रिलेशन था, वैसे टॉर्क का भी रिलेशन है। क्या है रिलेशन? ऐसा है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ। इसको टॉ बोलते, क्या बोलते हैं? टॉ, ग्रीक वर्ड है वो टॉ इज नथिंग इज इक्वल्स टू R इंटू एफ। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये तो होगा टॉर्क, क्या होगा ये? टॉर्क। आगे ये तो थोड़ा मिटा देते हैं। मैं एक बात बोलूं, जैसे अपने पर्टिकुलर एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा हो, बराबर, तो टॉर्क भी अप्लाई हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या एंगल फॉर्म हो रहा? यस और नो? अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है एक पर्टिकुलर किसका? पार्टिकल का, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? T1 या फिर टॉ1। इसे हम अभी टी बोलेंगे, कि टॉ बोलने में थोड़ा मुश्किलात हो रही है, अपन टी ही बोलेंगे। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओरल्स के अंदर तो टॉ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टॉ। बट लेट्स सी इट इज टी। T1 क्या आएगा? अरे भाई T1 आएगा क्या? फॉर्मूला क्या है अपना? R1F1। अरे समझ में आया? कोई शक वाली बात नहीं। मैं अभी क्या बदला आपको कि मुझे पर्टिकुलर एक पार्टिकल का मुझे क्या फाइंड करना है? टॉर्क। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका रेडियस और उसका फोर्स लेना पड़ेगा उसी पार्टिकल का। तो T1 R1F1 जिसे यहाँ पर किया था। आगे अगर मुझे दूसरे पार्टिकल का फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? T2 F2। समझ में आया? अप टू कहाँ तक लूंगा मैं? ऐसा Tn इज इक्वल टू RN FN, Tn इज इक्वल टू RN FN। कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे हमने यह फोर्स का किया था वैसे भाई टॉर्क का किया, बस ये फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? रिलेशन से। कहाँ से? एंगुलर मोशन के जो रिलेशंस होते हैं। आगे यहाँ तक कुछ शक वाली बात नहीं है। बट इसको देखो रे भाई, देखा F1 को? इसको देखो, क्या हमारे पास F1 की वैल्यू है? मैं अभी बताया था आपको, इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, उसकी वैल्यू उसमें पुट। बेसिक गणित, कुछ बहुत बड़ा मैकेनिक्स है क्या? बहुत बड़े कंसेप्ट है क्या? नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, कॉमन लेनी है और वी विल गेट फॉर्मूला। यस और नो? बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। अब सब बच्चे इसको डरते हो, बट ऑब्वियसली डरने वाली बात ये है, आपको ये लिखना आना चाहिए। इंप्रेस करो किसको? जो एग्जामिनर है उसको समझ में आना चाहिए। आपको सब समझ में आ गया, ऐसी लैंग्वेज में लिखो, देन वो क्या करता है? फुल मार्क्स देता है। यस और नो? उसके बाद तो बेसिक गणित आप देख के भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? इससे नहीं डरना, इसकी प्रैक्टिस 2 बार की आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं उसके अंदर। चलो F1 की वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज F1? M1 इंटू A1, या फिर डायरेक्टली अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब इसमें और A1 में ये वैल्यू पुट करना पड़ेंगे। दैट्स वाई जो लास्ट वाली F1 की वैल्यू वो पुट करेंगे। ये मिटा दो, तो आपको लिखने में भी दिक्कत आएंगी, इसको मिटा देता हूँ। इसके नीचे हाँ, F1 को देखो, ये वाले F1 को देखो, दोनों सेम है, तो क्या इसकी वैल्यू ये है? चलो ये पुट कर दो यहाँ पर। चलिए टॉ1 मैंने एज इट इज लिखा, ये R1 एज इट इज लिखा। समझ में आ रहा? ये टॉ1 नीचे आया, R1 भी नीचे आया। F1 की जगह पे मैंने पुट किया M1 R1 ओमेगा, सॉरी M1 R1 अल्फा। क्यों पुट किया? क्योंकि F1 की वैल्यू है, देखो इसकी जगह पे एज इट इज नीचे आता अपन M1
R1 अल्फा, M1 R1 अल्फा। जैसे भाई F1 की वैल्यू पुट की वैसे ही हम क्या पुट करेंगे, T2 की वैल्यू पुट करेंगे, R2 एज इट इज, R2 भी एज इट, जो दोनों नीचे है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ F2 M2 R2 अल्फा, M2 R2 अल्फा। अप टू कहाँ तक है रे भाई, ये Tn तक है। Rn Fn की वैल्यू क्या आएंगी, जैसे यहाँ पर 2 आया हुआ यहाँ पर n आएगा, Mn Rn अल्फा, Mn Rn अल्फा। फिर आप बोलेंगे सर अल्फा को 1 2 3 क्यों नहीं दिया, अरे भाई फिर से देख, इधर हमने लिखा कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते, ये T1 T2 T3 अप टू Tn। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्या फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। हमें टॉर्क का क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन, क्या फाइंड करना है एक्सप्रेशन। क्या ये एक्सप्रेशन है, नहीं, ये हमें टॉर्क मिला। किसका टॉर्क मिला, एक पर्टिकुलर फोर्स का, सॉरी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का टॉर्क मिला। मतलब इसके ऊपर टॉर्क कितना है, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर कितना है, या फिर अनगिनत हमने लिए टॉर्क। बट वी शुड फाइंड टोटल टॉर्क, वी शुड फाइंड व्हाट, टोटल टॉर्क। अगर मुझे टू फाइंड टोटल टॉर्क, विच टॉर्क, टोटल टॉर्क, देन क्या करना पड़ेगा अपने को सब जो पार्टिकल्स है उनका टॉर्क का समेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समेशन माने क्या, उसकी एडिशन करना पड़ेंगी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, कैपिटल टी मतलब टोटल टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, T1 टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 अप टू टॉn। समझ में आया, कुछ शक वाली बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात भी है कि इसके अंदर नहीं, बस समेशन किया भाई। टॉ1 की वैल्यू क्या हमारे पास है, देखो इसको देखो, टॉ1 बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। बहुत बड़ी गणित है क्या, नहीं, बहुत बेसिक है। चलो T1 की वैल्यू पुट करेंगे R1, टॉ1 की वैल्यू ये यहाँ पर R1 M1 R1 अल्फा। समझ में आ रहा भाई, फिर भी देखो टॉ1 को देखो, दोनों को साथ में देखो, क्या इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी भी वैल्यू यही है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया। अब टॉ2 को देखते हैं, टॉ2 ये R2 M2 R2 अल्फा प्लस, अब टॉ3 की वैल्यू पुट करेंगे, जरूरत नहीं है, इतनी हमारे जगह नहीं है, अब आप पुट कर सकते हो। अब टू टॉन क्या आएगा, Rn Mn Rn अल्फा। चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई शक वाली बात नहीं है। आगे अब इसको देखा, इसके अंदर आपको कुछ दिखा क्या, जो मेरे को दिखा वो आपको दिखा, मेरी नजर से देखो, मेरे को R1 दिखा, तुम्हारा इधर का भी R1 दिखा, क्या आपको भी वो दो R1 दिखे, क्या दोनों सेम है? अगर वो दोनों सेम है, एक टर्म के अंदर है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ो, इसमें देखो R2 इसमें देखो Rn। तो जो सेम टर्म्स आते हैं एक टर्म्स के अंदर, हमें क्या उससे कम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो टॉ क्या आएगा, ये M1 को पहले लिखता मैं, M1 लिखा, M1 ये R1 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 इंटू R1 का स्क्वायर, ये अल्फा एज इट इज। R2 इंटू ये M2 लिखा पहले, R2 इंटू R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस डैश 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 Rn Mn एज इट इज, पहले Mn लिखेंगे, Rn इंटू Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। कुछ गलत किया क्या रे भाई, जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा एक वो छोटा कर दिया, यस और नो, R1 नजदीक ले लिए, कुछ पहली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते, आपको ये भी आता है बेसिक गणित। अब फिर से इसको देखो और इसको भी देखो, अब तीनों को साथ में देखो, कुछ फील हुआ क्या, जो मेरे को फील हुआ आपको फील हुआ क्या, यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है। तो अगर सारे टर्म्स के अंदर सेम टर्म आती है तो हम उसे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो ठीक है, कॉमन ले लेंगे, टी एज इट इज, यहाँ से अल्फा चले गया, क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर, यहाँ पर से अल्फा चले गया, क्या बचा, M2 R2 स्क्वायर अप टू प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये अल्फा बाहर लिया, अल्फा। अब ये मत पूछो कि सर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब। अरे भाई प्लस है, बीच में क्या है, प्लस। मैथ्स के टीचर को आपको समझ में आ जाएगा, जब बीच में प्लस होता है तो कॉमन ले जाता है, और बीच में मल्टीप्लाई होता है, देखो दोनों में क्या था, मल्टीप्लाई, इसलिए स्कोर किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई है क्या, नहीं, यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको देखो, इसको अब मैं जो राउंड करता हूं उसको देखो, कुछ याद आएगा आपको। इसको देखो,
क्या ये सम है? किसकी सम है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। और क्या है? प्रोडक्ट है। इट इज द सम एंड प्रोडक्ट, इट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ याद आया क्या? हमने ऐसे ही कुछ सीखा था फर्स्ट लेक्चर में रोटेशनल मोशन के अंदर। क्या सीखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सीखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज दिस व्हाट sum of product of mass of each particle and the square of perpendicular distance between them is called as what? Moment of inertia, denoted by I, denoted by I। तो क्या मैं इसकी जगह पे I लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सेम ऐसा ही फॉर्मूला हमने सीखा था। और ये अल्फा, ये क्या आया हमारे पास? अल्फा। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टॉ की वैल्यू क्या है? आई अल्फा। क्या मिला हमें? आई अल्फा। मतलब हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन सॉल्व किया। कौन से टर्म में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। कौन से टर्म में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। मतलब यहाँ पर बराबर लिखा था मैंने एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? कुछ शक वाली बात नहीं है, इसको एज इट इज रखो। और अब मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूला का है वो ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर। दोनों फॉर्मूले गौर से देखो। क्या ये फोर्स है? क्या ये भी फोर्स है? अरे टॉर्क है मतलब फोर्स है, बस एंगल फॉर्म हो रहा। टॉर्क भी फोर्स, फोर्स भी फोर्स। ये क्या है भाई? एक्सेलरेशन। कौन सा है? बट एंगुलर। ये भी क्या है? एक्सेलरेशन भी है बट कौन सा है? लीनियर है। मतलब आपको ये समझ में आया, ये रोटेशनल मोशन के लिए है। ये किसके लिए? रोटेशनल मोशन। ये किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए। मतलब इन शॉर्ट ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या आने वाले हैं? सेम। और हमने क्या ये सीखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस विथ मास। दिस इज मास ना, मतलब ये दोनों क्या है? सेम, कॉन्ग्रेंट। हम तो मैथ्स के लॉन्ग्वेज में कॉन्ग्रेंट बोलेंगे, यहाँ पर हम एनालॉगस बोलेंगे। एनालॉगस मतलब सिमिलर। क्या? सिमिलर। क्या आपको समझ में आया? क्या हर एक हमें सिग्निफिकेंस मिल गया, हर एक प्रूफ मिल गया। हमने 2-3 प्रूफ हमें काइनेटिक एनर्जी में प्रूफ देखा, हमने एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी प्रूफ देखा, और टॉर्क के अंदर भी हमने क्या देखा? प्रूफ देखा। किसका प्रूफ देखा? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास क्या है? एक है। क्या है? एक, या फिर एनालॉगस बोल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन टॉर्क का है। 2-3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए ऑब्वियसली पूछ सकते हैं वो। इसे अच्छे से देख लो। फॉर नीट जेई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। सो दैट्स वाई मैं मिटा देता हूँ, या फिर आप पॉज करके लिख लीजिए। ओके।